जस्टिस भगवती ने केस डिसाइड किया था और बोला था कि ये बेसिक फीचर है। अब बात आती है कि सम ओवरलैपिंग प्रोविजन, अगर आपको क्वेश्चन पेपर पूछ लें कि सेपरेशन ऑफ पावर इंडिया में है या नहीं है, अगर नहीं है तो कुछ ओवरलैपिंग प्रोविजन बता दो, तो आर्टिकल 123 ओवरलैपिंग प्रोविजन है। 123 प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर से डील करता है, तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर मैंने बता दिया ओवरलैप करना है, मतलब प्रेसिडेंट की पावर तो एग्जीक्यूटिव पावर है, वो एग्जीक्यूटिव हेड है, तो वो लोग बनाने का काम करता है, तो ओवरलैप करता है। आर्टिकल 213 गवर्नर के जो ऑर्डिनेंस बनाने की पावर से डील करता है, तो ये भी ओवरलैपिंग की तरह है, क्योंकि गवर्नर भी एग्जीक्यूटिव हेड है स्टेट का, और वो भी प्रेसिडेंट, वो भी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर का यूज कर रहा है, ऑर्डिनेंस बना रहा है, अर्थात वो लेजिस्लेटिव फंक्शन अदा कर रहा है, ओवरलैपिंग कर रहा है। आर्टिकल 356 ये भी ओवरलैपिंग प्रोविजन से डील करता है। 356 मेनली स्टेट इमरजेंसी से डील करता है, इट मेनली डील विद स्टेट इमरजेंसी। तो इसमें क्या है, जो किसी स्टेट का प्रशासन अच्छी तरह चल सके, संविधान के अनुसार ना चल सके, तो जो प्रेसिडेंट है, जो प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव हेड है ऑफ यूनियन, वो स्टेट इमरजेंसी लगा सकता है स्टेट में, और फिर सारा शासन जो है सेंटर के पास आ जाता है। तो ये कहेंगे ओवरलैपिंग प्रोविजन ही है। आर्टिकल 61 जो है ये मेनली बात करता है, आर्टिकल 61 जो है मेरे को याद नहीं आ रहा, ये बात करता है इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट के इंपीचमेंट से। तो ये ओवरलैपिंग प्रोविजन है कि प्रेसिडेंट हैज एग्जीक्यूटिव हेड, उसको इंपीच कर रही है पार्लियामेंट कर रही है, पार्लियामेंट उसको कभी भी उसके पोजीशन से हटा सकती है, उसकी सीट जो है उसको छीन सकती है, तो भी ओवरलैपिंग प्रोविजन ही है कि वो उसके ऊपर प्रॉपर चेक बन रहा है प्रेसिडेंट के ऊपर। आर्टिकल 72 जो है 162 जो है ये गवर्नर और प्रेसिडेंट की पार्डन की पावर से डील करता है, ये भी कहीं ना कहीं ओवरलैपिंग प्रोविजन ही है, क्योंकि प्रेसिडेंट का काम क्या है, लोग एग्जीक्यूट करना, पर वो जुडिशियल फंक्शन भी अदा कर रहे हैं। वैसे गवर्नर का काम भी लोग एग्जीक्यूट करना है, पर वो जुडिशियल काम भी कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, किसी की फांसी को टाल रहे हैं, तो जुडिशियल फंक्शन है, ये ओवरलैपिंग की तरफ इशारा करता है। तो काफी प्रोविजन है, कुछ मैंने लिख दी है, आर्टिकल 145 भी है, आर्टिकल 32 भी है, 136 भी है, तो ये आपने सारे पढ़ लेने हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। इसी तरह हमारा सेपरेशन ऑफ पावर का ये कंसेप्ट जो है इंडिया में क्या ये खत्म होता है। अब हम बात करेंगे कि सेपरेशन ऑफ पावर की तरफ जुडिशियल अप्रोच क्या है, वो हमें ध्यान से पढ़ने के बाद अब हम बात करेंगे जुडिशियल अप्रोच टुवर्ड्स सेपरेशन ऑफ पावर। जुडिशियल अप्रोच टुवर्ड्स सेपरेशन ऑफ पावर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है और इस बार भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका मतलब है कि जुडिशरी की क्या सोच है, क्या अप्रोच है सेपरेशन ऑफ पावर की तरफ, जुडिशरी ने क्या किया है सेपरेशन ऑफ पावर को लेके, उसने डिफरेंट केसेस में क्या बोला है। तो अगर सेपरेशन ऑफ पावर का कांसेप्ट आता है तो आपको याद रखना है कि जुडिशरी का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको केस को ज्यादा लिखने हैं, जो केस को मैं लिखे तो लिखने हैं, इसके सिवा और भी अगर आपके दिमाग में है तो आप लिख सकते हैं। गाइस यहाँ पे आपको रोशनी पड़ सकती है, दिखना रहा हो, जो मैं बोलता हूँ आपको वो आपको सुनना है, क्योंकि रोशनी पड़ती है एक तरफ, मुझे पता यहाँ कहीं पड़ती है एक तरफ, तो आपने वो ध्यान देना है, अपनी बात सुन लेनी है। तो मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं जुडिशियल अप्रोच टुवर्ड्स सेपरेशन ऑफ पावर, तो आप लिख सकते हैं कि कोर्ट हैज इंटरप्रेटेड द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इन इंडिया इन मैनी केसेस। मतलब कोर्ट ने डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर कैसे एप्लीकेबल होता है, कितनी एप्लीकेबिलिटी है, इसके बारे में डिफरेंट केसेस में बोला है। सबसे पहले जो केस आता है वो आता है राम जवाया कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, बड़ा लैंडमार्क केस है। जस्टिस मुखर्जी ने केस डिसाइड किया था। जस्टिस मुखर्जी ने बोला था कि इंडिया में कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, इस बात को हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन फिर भी जो तीन ऑर्गन है गवर्नमेंट के वो अपना अपना काम करते हैं, उनको अपना काम दिया गया है। कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, लेकिन उनको फिर भी अपनी अपनी लिमिट में रहकर ही काम करना चाहिए। एक बार पढ़ के आपको सुना देता हूँ, आप सुन लो एक बार। क्या लिखा था, द वेरी फर्स्ट केस विद रिलेशन टू द सेपरेशन ऑफ पावर वाज डिसाइडेड बाय जस्टिस मुखर्जी। ही कंक्लूडेड दैट the constitution of India has not acknowledged the doctrine of separation of power. Empathetically, what the functions and power of all the organs have been adequately distinguished. Function and power अलग अलग हैं। इसके बाद दूसरा जो केस आता है मेन, वो केस आता है इंदिरा गांधी वर्सेस इंदिरा गांधी नेहरू वर्सेस राजनारायण, इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण, इंदिरा गांधी नेहरू वर्सेस राजनारायण। यार पीछे केस बहुत बड़ा है नाम इसका। इस केस में क्या बोला गया, ध्यान सुनना, चीफ जस्टिस रोय, इसमें कौन से चीफ जस्टिस रोय थे, रे, इसमें क्या थे, मुखर्जी थे, जस्टिस मुखर्जी थे। Curiously, रे ने क्या बोला, a rigid sense of separation of power which has been given under American or Australian constitution does not apply in Indian constitution in India। इन्होंने बोला कि जैसा rigid, इस केस में ये बोला, जैसा rigid separation of power अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के संविधान में पाया जाता है, लॉ में पाया जाता है, वैसा separation of power इंडिया में नहीं है। फिर बात आती है नए केस लॉ की, आरिफ हमीद वर्सेस स्टेट ऑफ जे एंड के, ये वाला केस। इस केस में क्या बोला गया था, सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोला, even though the constitution has not recognized the doctrine of separation of power in its absolute rigidity, but the drafters of the constitution has diligently defined the power and function of various organ। इसमें बात वही बोली गई है, बात घुमा वही बोली जा रही है कि इवन दो कॉन्स्टिट्यूशन में कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी हमारे संविधान ने तीनों ऑर्गन की पावर को अलग अलग दिया हुआ है, कंप्लीट नहीं है पर अलग अलग है। जुडिशरी ने ये केस डिसाइड करे। इसके सिवाय एक केस तो आप गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का देख सकते हो, जिसमें जस्टिस के सुब्बा राव ने डिसाइड किया केस, और उन्होंने बोला था इंडिया में कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, लेकिन इन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर की तरफ ध्यान दिया। इन्होंने क्या बोला था, सुना ध्यान से, इन्होंने बोला था the three organs of the government have to exercise their function keeping in mind certain encroachment assigned by the constitution. Constitution demarcates the jurisdiction of three organs and expect them to be exercised within their respective powers without overlapping in their limit। बस वही बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने उनकी पाबंदियां बना रखी हैं, उनकी सीमाएं बना रखी हैं, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने उनकी सीमाएं बना रखी हैं, इसलिए कोई भी अगर ऑर्गन काम करता है तो उसको उस सीमाओं में रखते हुए काम करना है, ओवरलैप नहीं करना, दूसरे ऑर्गन के फंक्शन को एक्सरसाइज नहीं करना है। ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। जुडिशियल अप्रोच क्या है सेपरेशन ऑफ पावर की तरफ। ये तीन केस को आपने याद कर लेना है, इनकी आपने जजेस के नाम भी याद कर लेना है, आपको बड़ी हेल्प होगी। अब हम नया टॉपिक शुरू करेंगे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो गाइस अगर मैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की बात करूं तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है
पेपर में आने की संभावना 100% है। तो गाइस डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे। तो गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक सालमन हुए, बहुत या फेमस स्कॉलर हुए सालमन, उन्होंने लेजिस्लेशन को दो भागों में डिवाइड किया था। एक तो सुप्रीम लेजिस्लेशन और दूसरा सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। तो अगर मैं सुप्रीम लेजिस्लेशन की बात करूं तो सालमन का मानना था कि लेजिस्लेशन जो दो प्रकार की हो सकता है, सुप्रीम या सबऑर्डिनेट। तो सुप्रीम लेजिस्लेशन का मतलब था उनके अनुसार कि जब मेन लॉ मेकिंग अथॉरिटी लॉ बनाती है, then the legislation is made by the main law making authority या फिर supreme law making authority is called supreme legislation। अब supreme law making authority कौन है? इंडिया में पार्लियामेंट है, इंग्लैंड में पार्लियामेंट ही है। वो गवर्नमेंट की 3 ब्रांच होती हैं, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव। तो जो लेजिस्लेटिव ब्रांच है, मेन लॉ मेकिंग अथॉरिटी में हमारी कंट्री में पार्लियामेंट ही है। तो जब लॉ पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाएगा उसको बोलते हैं सुप्रीम लेजिस्लेशन या सुप्रीम लेजिस्लेशन। और अगर मैं बात करूं सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन की, तो सालमन ने कहा था कि अगर लॉ जो है वो सुप्रीम लेजिस्लेशन के सिवा कोई और अथॉरिटी बनाती है तो उसको सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कहा जाता है। मतलब इफ लॉ इज मेड बाय एनी अथॉरिटी, बाय एनी बॉडी अदर देन सुप्रीम लॉ मेकिंग अथॉरिटी, मतलब जब लॉ जो है वो सुप्रीम लॉ मेकिंग अथॉरिटी की बजाय कोई और ऑर्गन बनाता है, जैसे पार्लियामेंट के सिवा कोई और अथॉरिटी बनाती है, उसको सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कहा जाता है। और इसी सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन को डेलीगेटेड लेजिस्लेशन भी कहा जाता है। तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन मतलब जब लॉ जो है वो पार्लियामेंट नहीं बनाती बल्कि पार्लियामेंट के जगह पर कोई और ऑर्गन बनाता है, जैसे कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी लॉ बनाती है, उसको कहा जाता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो ये आपने इंट्रोडक्शन में लिख लेना है। आप साथ में लिखोगे कि जो आज का टाइम है, आज के टाइम में इतना पार्लियामेंट के पास टाइम नहीं है, पार्लियामेंट इज वेरी बिजी बॉडी एंड बनाए, माइनर डिटेल प्रोवाइड करे, मेजर डिटेल प्रोवाइड करे। पार्लियामेंट बहुत ज्यादा बिजी बॉडी है, इसलिए पार्लियामेंट इतनी ज्यादा बिजी बॉडी है, इसलिए पार्लियामेंट के बर्डन को शेयर करने के लिए, जो पार्लियामेंट का लॉ बनाने का जो बर्डन है, इसको शेयर करने के लिए एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज को पार्लियामेंट अपनी लॉ बनाने की पावर दे देती है। कई बार पार्लियामेंट अपनी लॉ बनाने की पावर एग्जीक्यूटिव ऑर्गन को दे देती है, और जब एग्जीक्यूटिव ऑर्गन लॉ बनाता है उसी को डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बोलते हैं, और उसी को ही सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन भी कहा जाता है। तो ये होगी इंट्रोडक्शन की बात, सारा आप लिखोगे। अब हम बात करेंगे कि मीनिंग क्या हुआ इस हिसाब से डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का। तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का सिंपल मीनिंग हुआ कि व्हेन द लॉ इज मेड बाय एनी ऑर्गन अदर देन द लेजिस्लेचर is called delegated legislation. When the law is made by any other organ under the power given to that organ by the legislature, जब legislature अपने लॉ बनाने की पावर किसी और ऑर्गन को दे देती है, इसको बोलते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। गाइस आपको पता ही है कि गवर्नमेंट की 3 ब्रांचें हैं, एक लेजिस्लेचर लॉ बनाती है, एग्जीक्यूटिव लॉ को एग्जीक्यूट करती है, जुडिशरी लॉ को इंटरप्रेट करती है, लॉ का कानून की व्याख्या करती है, डिसीजन देती है, केसेस को सुनती है। जब लॉ बनाने की पावर जो लेजिस्लेचर के पास है, वो अपनी लॉ बनाने की पावर एग्जीक्यूटिव बॉडी को दे दे, खुद लॉ ना बनाए, इसको दे दे कि आप लॉ बनाइए, और जब एग्जीक्यूटिव बॉडी उस पावर के अंदर लॉ बनाती है कि मुझे उसे लॉ की पावर दी गई है, इसके अंदर वो लॉ बनाती है, तो इसको बोलते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। जब ये लेजिस्लेशन बनाएगी इसको बोला जाएगा डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो ये मीनिंग है, आपको मीनिंग की लैंग्वेज भी सुना देता हूं ताकि वो और इजी लगे। द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन मे बी डिफाइंड एज द लेजिस्लेशन मेड बाय द अथॉरिटी अदर देन लेजिस्लेचर acting under the authority delegated to it by the legislature. It means law made by the authority other than the legislature, executive authority law बना रही है, acting under the authority delegated to it by the legislature. तो ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है। अब बात ये आती है कि हमें ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की जरूरत क्यों पड़ी, नेसेसिटी क्यों पड़ी, क्यों पार्लियामेंट अपने लॉ बनाने की जो मेन पावर है, जो मेन फंक्शन लॉ बनाना है पार्लियामेंट का, उसे डेलीगेट कर रही है एग्जीक्यूटिव को, और एग्जीक्यूटिव लॉ बना रहा है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन की जरूरत क्यों पड़ी। तो ये जो नेसेसिटी है, इसकी नेसेसिटी ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है क्यों जरूरत पड़ी, वो यहाँ पॉइंट लिखा है मैंने। नेसेसिटी बोल दो या बेनिफिट ही बोल सकते हो आप, एडवांटेज ही बोल सकते हो, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की क्या एडवांटेज है, क्या मेरिट है, क्या बेनिफिट है, वो भी यही पॉइंट आएंगे। तो पहले नेसेसिटी क्या है, प्रेशर ऑन द पार्लियामेंट। गाइस आपको पता ही है कि पार्लियामेंट का मेन फंक्शन लॉ बनाना है, पार्लियामेंट पूरे देश के लिए लॉ बनाती है, पर आज पार्लियामेंट के ऊपर बहुत प्रेशर है, पार्लियामेंट के पास बहुत सारा काम है, पार्लियामेंट के पास छोटे छोटे मुद्दों पे लॉ बनाने का काम पड़ा है, बड़े मुद्दों पे लॉ बनाने का काम पड़ा है। तो पार्लियामेंट इज वेरी बिजी बॉडी एंड इट हैज नॉट इनफ टाइम टू मेक द लॉ ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक, इसके पास टाइम नहीं है, इट इज ओवरबर्डन बॉडी। तो इसलिए पार्लियामेंट के प्रेशर को कम करने के लिए डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की नीड महसूस हुई है, नेसेसिटी महसूस हुई है, जिसमें क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी लॉ बना देती है अंडर द कंसेप्ट ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, और पार्लियामेंट का बर्डन शेयर हो जाता है। दूसरी नेसेसिटी क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी। तो दूसरी जो मेन रीजन है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का, मेन रीजन है या इसकी क्यों जरूरत पड़ी, वो फ्लेक्सिबिलिटी है। मतलब जो लॉ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के जरिए बनता है, जो एग्जीक्यूटिव बॉडी लॉ बनाती है, वो बड़ा फ्लेक्सिबल नेचर का होता है, अर्थात लचीला होता है, उस रूल को, उस रेगुलेशन को कभी भी चेंज किया जा सकता है, उसमें बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी होती है।
अगर आज पार्लियामेंट को लो बनाना हो ना, जैसे पार्लियामेंट लो बनाती है, पहले एक हाउस में लो बिल पास होगा, फिर दूसरे हाउस में वो बिल जाएगा, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट उसको साइन करेगा तो एक्ट बन जाएगा। मतलब काफी लंबा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, और उसी अगर लो को फिर अमेंड करना है या कैंसिल करना तब भी बड़ा लंबा प्रोसीजर चलता है। पर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की नेसेसिटी इसलिए भी महसूस होती है क्योंकि ये बड़े फ्लेक्सिबल होती हैं, ये इमीडिएटली बन जाती हैं। जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है वो इमीडिएटली डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बना देती है, उनको कैंसिल भी कर देती है, उनको कैंसिल भी कर देती है, बड़े लंबे प्रोसीजर में फॉलो नहीं करना पड़ता। इस कारण भी इसकी नेसेसिटी महसूस हुई है, जरूरत महसूस हुई है। तीसरा, हेल्पफुल ड्यूरिंग द इमरजेंसी। जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है ना, जब देश में इमरजेंसी की स्थिति पैदा हो जाए, बाढ़ आ जाए, सूखा पड़ जाए, किसी देश के साथ युद्ध हो जाए, तब भी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की बहुत ज्यादा हेल्प होती है, बहुत ज्यादा हेल्प करता है। क्योंकि पार्लियामेंट को अगर इमीडिएटली एक्शन लेना हो नहीं ले सकती, पार्लियामेंट को लंबा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा तभी लो बनेगा, पर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इमीडिएटली लो बना सकता है। मैं एग्जांपल देता हूं कोरोना का। कोरोना हमारी कंट्री में आया, वो इमरजेंसी का टाइम था, आपातकाल था, तो हमारे देश की एग्जीक्यूटिव बॉडी थी, डीसी साहब कैसे रूल बना देते कि 100 बंदे शादी में इकट्ठे नहीं हो सकते, 50 नहीं हो सकते, मास्क पहनो। पार्लियामेंट ना लो बना देती, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन हो रहा था, वो बना देती एग्जीक्यूटिव बॉडी बना देती, क्योंकि एग्जीक्यूटिव बॉडी को पावर दे रखी थी पार्लियामेंट ने लो बनाने की। और पावर दे रखी थी पार्लियामेंट ने, एक मेन लो बनाया था, एक मेन लो बनाया था, उसके अंदर पावर दे रखी थी। उस मेन लो का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, जैसे आएगा बता दूंगा क्या नाम था इसका। अब आपकी बात, अगला मेन पॉइंट है नेसेसिटी जो फील हो रही है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की डेवलपमेंट की, वो है टेक्निकलिटीज। मतलब ये है कि जो कई बार क्या होता है, पार्लियामेंट को ऐसे मुद्दों पे लो बनाना पड़ जाता है जो बहुत ही ज्यादा टेक्निकल नेचर के होते हैं। जैसे कि कोई डॉक्टर को लेकर लो बनाना है, कोई एटम एनर्जी को लेकर लो बनाना है, इलेक्ट्रिसिटी को लेकर लो बनाना है, तो पार्लियामेंट के जो लोग हैं वो हैं पॉलिटिकल मेंबर, पॉलिटिक्स खेलने वाले। वो बीए पास है, +2 पास है, 5वीं पास है, 10वीं पास है, उनको नहीं पता कि क्या एटॉमिक एनर्जी है, क्या डॉक्टर की लाइन में लो बनाने के लिए क्या लाइन है, वो क्या इलेक्ट्रिसिटी है, उनको क्या पता उसमें क्या जुड़ी चीजें हैं। तो कई बार टेक्निकलिटीज फेस करनी पड़ जाती हैं, इसलिए उन टेक्निकलिटीज का सामना करने के लिए एग्जीक्यूटिव बॉडीज को पावर दे दी जाती है लो बनाने की। क्योंकि एग्जीक्यूटिव बॉडीज जो है उसमें होते हैं सीनियर आईएएस ऑफिसर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर, जो बड़े एक्सपर्ट होते हैं फील्ड में, वो सारी टेक्निकलिटीज का सामना आराम से कर लेते हैं और लो अच्छे से बना देते हैं। जैसे अगर जीएसटी के ऊपर लो बनाना है, मान लो टैक्स के ऊपर लो बनाना है, तो मेरी पार्लियामेंट में जो बैठे मंत्री को नहीं लगे पता कि क्या है टैक्स क्या नहीं, तो किसकी हेल्प ली जाएगी, एग्जीक्यूटिव बॉडीज की। एग्जीक्यूटिव बॉडीज सीनियर आईएएस ऑफिसर होता है जो टेस्ट क्लियर करके आए, उनको नॉलेज ज्यादा होता है, तो इसलिए वो टेक्निकलिटीज का अच्छे से सामना कर लेते हैं और टेक्निकल मुद्दों पे अच्छे से लो बना देते हैं। तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की जरूरत महसूस हुई है। फ्लेक्सिबिलिटी हमने ऊपर कर लिया। अब लास्ट पॉइंट जो है इसकी नेसेसिटी का, वो है कंप्लेक्सिटी ऑफ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मतलब है कि जो हमारे देश का मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स है, जटिल है। अगर उसको आपने सामना करना, उसका अगर उसके साथ डील करना चाहते हो तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को अपनाना पड़ेगा। क्योंकि पार्लियामेंट के पास इतना टाइम भी नहीं है, प्लस इतना उनके पास नॉलेज नहीं हो सकता कि वो जटिल मुद्दों से डील करें, प्रशासनिक मुद्दों से डील करें। इसलिए एग्जीक्यूटिव को पावर दे दी जाती है कि पार्लियामेंट के बहुत ही लोग आती है, मेन लोग आती है पार्लियामेंट, उसके अंदर पावर दे देती है एग्जीक्यूटिव बॉडी को कि आप अब ऐसा करिए कि रूल रेगुलेशन बनाइए इस लॉ को इंप्लीमेंट करने के लिए, देश का एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए। तो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी रूल रेगुलेशन बनाती है, इनकी वैल्यू लॉ के बराबर होती है, जिसको डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहा जाता है। तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की नेसेसिटी के पॉइंट हमें याद रखने हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को कंट्रोल कैसे किया, हमने मीनिंग कर लिया, नेसेसिटी कर ली। अब हम करेंगे आगे कि कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। ये तो इंपॉर्टेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी क्या है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की। हाँ जी गाइस, अगर अब मैं बात करूं कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी की कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड है, क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसको अलाउ करता है या नहीं करता है, तो अगर ये क्वेश्चन आपको आता है तो आपने डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की इंट्रोडक्शन क्या है, मीनिंग क्या लिखना है। इसके साथ साथ आपने कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को 2 भागों में डिवाइड कर देना। एक तो जो आप बात करोगे डिवाइड, वो करोगे आप बिफोर इंडिपेंडेंस और आफ्टर इंडिपेंडेंस। अगर मैं बिफोर इंडिपेंडेंस की बात करूं और इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी की बात की जाए तो क्वीन वर्सेस बूरा का केस हुआ था 1878 का, 1878 का, जिसमें कि प्रीवी काउंसिल ने साफ बोला था कि लेजिस्लेटिव पावर जो है वो एग्जीक्यूटिव को दी जा सकती है। इन दिस केस द प्रीवी काउंसिल ट्रांसफर द लेजिस्लेटिव पावर टू द एग्जीक्यूटिव, मतलब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को अलाउड किया गया था। अब आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात की जाए, हमारा देश आजाद हो गया और आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस भी आपको पता ही है कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन लगातार हो ही रहा है। जैसे कि डीएस ग्रेवाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 312 है, जो आर्टिकल 312 है वो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन से डील करता है। ये बात इस केस में बोली गई थी। तो दूसरा केस आ गया, इस केस में क्या हुआ था, राज नारायण सिंह वर्सेस चेयरमैन पटना एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी 1954 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोला था कि जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड है, इसके कंसेप्ट को अपहेल्ड कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि ये वैलिड है। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं है, एक्सेस प्रोविजन नहीं है जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को मना करता हो, इसको करने से रोकता हो, इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। जो सबसे इंपॉर्टेंट केस है वो केस है री डेली लॉज केस 1954 का, बहुत इंपॉर्टेंट। इस केस में क्या हुआ था, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डेलीगेटेड लेजिस्लेशन करते हुए कुछ बातें ध्यान में रखने को बोला था। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बात तो ये बोली थी कि लेजिस्लेचर है दे कैन नॉट डेलीगेट इट्स एसेंशियल फंक्शन। लेजिस्लेचर कभी भी अपने लॉ बनाने की जो एसेंशियल फंक्शन है, जो मेन काम है लॉ बनाना लेजिस्लेचर का, उसको डेलीगेट नहीं कर सकते। पार्लियामेंट का मेन फंक्शन क्या, लॉ बनाना, इस मेन फंक्शन को डेलीगेट नहीं कर सकते। हाँ, रूल रेगुलेशन बनाने के लिए एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को पावर दे सकते हैं, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन अलाउ कर सकते हैं, पर मेन फंक्शन नहीं कर सकते। दूसरी बात क्या बोली गई थी, द पावर कन्फर्ड ऑन ए सबऑर्डिनेट अथॉरिटी और एग्जीक्यूटिव बॉडी शुड नॉट सफर एक्सेसिव डेलीगेशन। इसमें भी बोला गया था इस केस में कि जब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होगा वो एक्सेसिव नेचर का नहीं होना चाहिए। अगर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन एक्सेसिव नेचर का है तो फिर वो डेलीगेशन जो हुआ है वो गलत हुआ है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ है। अर्थात इंडिया में अगर देखा जाए तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। इस केस में बोला, इस केस में बोला, और इस केस में कुछ गाइडलाइन दे दी कि लेजिस्लेचर जो एसेंशियल फंक्शन को डेलीगेट नहीं कर सकते, और दूसरी बात बोल दी कि जो लेजिस्लेचर को अपनी पावर को एक्सेसिव तरीके से डेलीगेट नहीं कर सकते। अब हम गाइड पढ़ेंगे कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की क्या मेरिट है, क्या डिमेरिट है।
करेंगे कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं। तो अगर गाइस मैं मेरिट्स की बात करूं तो जो हमने विषय पढ़ा था नेसेसिटी क्या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की, वही सेम मेरिट्स हैं। अर्थात पार्लियामेंट्री के प्रेशर को कम किया है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन फ्लेक्सिबल होता है, इसलिए बड़ा अच्छा है, इमरजेंसी में काम आता है। वो सारी बातें आपने इसकी मेरिट में लिख रही है, पीछे हमने अभी पढ़ी है। हम बात करेंगे डीमेरिट क्या है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की कुछ बुराइयां क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। तो सबसे पहले जो डीमेरिट है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की, वो है अनडेमोक्रेटिक। इसे अनडेमोक्रेटिक माना गया है, अलोकतांत्रिक माना गया है। क्यों माना गया गाइस? देखिए गाइस, लोकतंत्र का मतलब होता है कि इंडिया में लोग जो है वो अपने एमएलए एमपी को चुनते हैं और फिर वो लोग बनाते हैं लोगों के लिए, लोगों की अच्छाई के लिए, उसके लोगों के बेनिफिट के लिए। लेकिन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में क्या होता है कि लोग कौन बनाता है? वो बनाती है एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज, जो कोई लोगों के द्वारा चुने के इंसान नहीं है, बल्कि वो लोग खुद अपना पेपर क्लियर करके वहां पे पहुंचे हुए हैं, आईएएस ऑफिसर बने हैं, आईपीएस ऑफिसर बने हैं, आईएफएस ऑफिसर बने हैं। तो इसलिए डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को अनडेमोक्रेटिक माना गया है, अलोकतांत्रिक माना गया है, क्योंकि जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव है वो लोग नहीं बना रहे, बल्कि एग्जीक्यूटिव बॉडीज लोग बना रही है, जो कि सरेआम अनडेमोक्रेटिक दिख रहा है। इस तरह से इसकी जो है मतलब इसका क्रिटिसिज्म किया जाता है। डीमेरिट यह है इसकी। दूसरा कंप्लेक्सिटी। कंप्लेक्सिटी का मतलब है कि जो लोग एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज बनाती हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के जरिए, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज लोग बनाती हैं, तो बड़ा कंप्लेक्स नेचर का होता है, टफ होता है, मतलब जटिल होता है, साधारण लोग नहीं समझ पाते। जैसे कि जो हमारा टैक्स अथॉरिटी लोग बना रही है तो वो बड़ी हाई लैंग्वेज लिखेगी, कोई डॉक्टर की लैंग्वेज में लोग बन रहा है, डॉक्टर के लिए बन रहा है, मतलब डॉक्टर से डील करने वाला लोग बन रहा है, तो डॉक्टर की लैंग्वेज होगी टफ होगी, समझ नहीं आएगा लोगों को मतलब बोलने का। जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज होती है वो पढ़े लिखे लोग होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, हाई लैंग्वेज उनको आती होती है, और वो लोग बड़े ही कम्प्लेक्स जटिल तरीके के लोग बनाते हैं, साधारण लोगों को समझ नहीं आते। तो ये भी इसकी एक डीमेरिट है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की। अगली जो डीमेरिट है वो है लैक ऑफ प्रॉपर कंट्रोल ओवर द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। जो हमारा डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है उसके ऊपर प्रॉपर कंट्रोल नहीं होता, जिसकी वजह से इसका क्रिटिसिज्म किया जाता है। देखिए गाइस, जब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन किया जाता है अर्थात पार्लियामेंट अपनी लोग बनाने की पावर एग्जीक्यूटिव को दे देती है, तो पार्लियामेंट की ड्यूटी बनती है कि इसके ऊपर कंट्रोल रखे, जिसको बोलते हैं पार्लियामेंट्री कंट्रोल। तो वो पार्लियामेंट्री कंट्रोल नाम मात्र ही है, प्रॉपर कंट्रोल नहीं करती पार्लियामेंट, क्योंकि पार्लियामेंट खुद ही बहुत ज्यादा बॉडी है। तो कब चेक करेगी कि उसका एजेंट जो है अर्थात जो एग्जीक्यूटिव वो कैसे लोग बना रहा है, सही बना रहा है, गलत बना रहा है, उसको टाइम नहीं है पार्लियामेंट को चेक करने का। तो नाम मात्र कंट्रोल है, अर्थात जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है उसके ऊपर प्रॉपर कंट्रोल नहीं है, ना तो पार्लियामेंट का है ना ही जुडिशरी का है, क्योंकि जुडिशरी भी बहुत ज्यादा बिजी बॉडी है, उनके पास टाइम नहीं है किसी द्वारा बनाए लोग चेक करें कि क्या लोग बनाए, सही बनाए, गलत बनाए, इसलिए इसके ऊपर प्रॉपर चेक नहीं है। इसलिए इसकी एक डीमेरिट ये है कि लैक ऑफ प्रॉपर कंट्रोल ओवर द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के ऊपर कंट्रोल ही नहीं है। चौथा पॉइंट है लैक ऑफ पब्लिसिटी। जो लोग रूल रेगुलेशन एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी बनाती है अंडर द कंसेप्ट ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ये पब्लिक नहीं होती, इनकी पब्लिसिटी नहीं होती है, लोगों को पता नहीं होता है कैसे कैसे लोग बने हैं। जैसे मान लो किसानों का एक्ट बने थे, किसानों के लिए बिल बने थे रिसेंटली, 3 फार्मर बिल बने थे, वो एक्ट भी बन गई, तो पूरी दुनिया को पता था क्या क्या लोग बने हुए हैं, सबको पता था, सबको जानकारी थी। पर जब रूल रेगुलेशन एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी बनाती है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के जरिए, तो वो पता ही नहीं होती, पब्लिसिटी होती नहीं है, कोई भी पता नहीं होती। जब लोगों को पता नहीं है, लोगों को क्या पता चलेगा क्या रूल रेगुलेशन बन रखे हैं। आप बताओ क्या आपको पता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इंडिया में कितने सारे बन रखे हैं? नहीं होगा पता। तो लैक ऑफ पब्लिसिटी बहुत है। आपको आईपीसी का पता होगा पार्लियामेंट ने बनाया, आपको सीआरपीसी का पता होगा पार्लियामेंट ने बनाया, पर बहुत सारे रूल रेगुलेशन जो है वो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के अंदर बने होते हैं, वो आपको पता नहीं होंगे, इवन हमें पता नहीं होंगे, तो इसकी पब्लिसिटी नहीं होती, इसी वजह से इसकी डीमेरिट ये भी है। लास्ट पॉइंट डीमेरिट का वो है प्रॉब्लम इन वर्डिंग ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। जो लास्ट पॉइंट है वो है प्रॉब्लम इन द वर्डिंग ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, अर्थात जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होता है, जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज लोग बनाती है, लेजिस्लेशन बनाती है, उनकी वर्डिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है, वो बड़े टफ वर्ड यूज करते हैं, वो जो वर्डिंग होती है वो कॉमन मैन समझ नहीं सकता, जिसकी वजह से इसकी एक डीमेरिट ही मानी जाती है। क्योंकि लोग जो है लोगों को लिए बनाए जाते हैं, लोग समझ जाए, लोग अंडरस्टैंड करें, पर जब उनकी लैंग्वेज टफ होगी क्या लोग समझ करेंगे, क्या लोग समझेंगे? तो ये भी इसकी एक डीमेरिट है, इसका क्रिटिसिज्म किया जाता है। तो हमने अब कर दिया कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की क्या मेरिट है, क्या डीमेरिट है। अब हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का, वो है कंट्रोल ओवर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ये पॉइंट नहीं बा कि कंट्रोल तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के ऊपर होता ही है, याद रखना मेरी बात। इस पॉइंट में नहीं पढ़ा कि कंट्रोल नाम आता है, प्रॉपर कंट्रोल नहीं है, ये डीमेरिट है। अब हम पढ़ेंगे कि कंट्रोल है क्या एक्चुअल में, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, अर्थात जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को रूल मेकिंग पावर दी गई है उसके ऊपर कंट्रोल कैसे किया जाएगा, कौन रेगुलेट करेगा, वो हम पढ़ेंगे। तो अब हम कर लेते हैं अगला टॉपिक। तो गाइस, अगर मैं कंट्रोल ओवर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की बात करूं तो आप इसकी इंट्रोडक्शन में सिंपल सी बात लिख सकते हैं कि आज के टाइम पे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बहुत ज्यादा जरूरी बन गया है। इवन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज ए नेसेसरी इवल, ये नेसेसरी इवल है, ये बहुत ही जरूरी बन गया है, इवन बुराई है नेसेसरी हो रखी है। अमेरिका जैसे देश जहां पे कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर है, वो भी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के कांसेप्ट को अडॉप्ट करके बैठे हुए हैं। इसका मतलब है कि पार्लियामेंट अपनी लॉ मेकिंग पावर एग्जीक्यूटिव को दे देगी। तो आज के टाइम पे बहुत बड़ा जरूरी है, लेकिन जरूरी तो है, पर ऑन द अदर हैंड देयर शुड बी प्रॉपर कंट्रोल ओवर द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। दूसरी तरफ हम देखें तो इसके ऊपर प्रॉपर कंट्रोल भी होना चाहिए, क्योंकि अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो ये एग्जीक्यूटिव को एक टायरेंट बना देगा, टायरानी बना देगा, डिक्टेटर बना देगा। एग्जीक्यूटिव जो है उसके पास लोग बनाने की पावर आ गई, तो वो टायरानी बन सकता है, लोग एग्जीक्यूटिव भी कर रहा है, लोग बना भी रहा है, तो वो डिक्टेटर भी बन सकता है। तो उसके ऊपर प्रॉपर कंट्रोल होना ही चाहिए। इवन हमारे पास जो लॉर्ड हैवर्ड है, इन्होंने कहा, लॉर्ड हैवर्ड जो थे उनको न्यू प्रकार के डेपोटिज्म से बहुत ज्यादा डर था। He was much afraid of development of new despotism. In his famous book New Despotism, Lord Hayward ने New Despotism बुक लिखी, उसमें क्या बोला उन्होंने, he has exposed the danger of the delegated legislation. इन्होंने डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का खतरा बताया हुआ है लॉर्ड हैवर्ड ने अपनी बुक न्यू डेपोटिज्म में। तो मतलब बोले हमारा ये हुआ कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जरूरी तो है, पर इसके ऊपर प्रॉपर कंट्रोल भी होना चाहिए, नहीं तो जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है वो बन जाएगा तानाशाह।
वो तानाशाह ना बने, इसलिए इसको कंट्रोल होना चाहिए। तो कंट्रोल जो मेनली 3 प्रकार का है, जुडिशियल कंट्रोल, लेजिस्लेटिव कंट्रोल, प्रोसीजरल कंट्रोल। आपको एग्जाम में अकेला लेजिस्लेटिव कंट्रोल पूछा जा सकता है, अकेला जुडिशियल कंट्रोल पूछा जा सकता है, प्रोसीजर नहीं पूछा जाता, और इकट्ठा भी पूछा जा सकता है। तो अब पहले हम डिस्कस करेंगे लेजिस्लेटिव कंट्रोल के बारे में, फिर जुडिशियल, फिर प्रोसीजरल। हाँ जी गाइस, तो अगर मैं लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की बात करूं, तो जो लेजिस्लेटिव है, देखो गाइस, जो लेजिस्लेटिव ऑर्गन है वो अपनी पावर को डेलीगेट कर सकता है एग्जीक्यूटिव को। तो अगर लेजिस्लेटिव अपनी पावर को डेलीगेट कर देता है एग्जीक्यूटिव को, और एग्जीक्यूटिव को लॉ बनाने के लिए बोल देता है कि आप लॉ बनाओ, तो यहाँ पे लेजिस्लेचर का काम खत्म नहीं होता, यहाँ पे काम खत्म नहीं होता, बल्कि उसको देखना पड़ता है, उसको ध्यान में रखना पड़ता है कि जिसको उसने पावर डेलीगेट की है, अर्थात जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है, जो एज ए एजेंट काम कर रहा है और लॉ बना रहा है लेजिस्लेचर के बिहाफ में, क्या वो ऑर्गन जो ढंग से काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, वो अच्छे से काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, तो एसेंशियल है। अगर मैं लेजिस्लेटिव कंट्रोल की बात करूं, तो 3 प्रकार से लेजिस्लेटिव कंट्रोल एक्सरसाइज होता है, अर्थात जो लेजिस्लेचर है, पार्लियामेंट है, वो 3 प्रकार से कंट्रोल करती है ओवर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। पहला तो है प्रोसीडिंग इन पार्लियामेंट, दूसरा लेइंग ऑन द टेबल, तीसरा स्क्रूटनी कमेटी। पहले हम बात करेंगे प्रोसीडिंग इन पार्लियामेंट। तो गाइस, अगर प्रोसीडिंग इन पार्लियामेंट की बात की जाए, तो आपको पता ही है पार्लियामेंट के 2 हाउस हैं, एक होता है राज्यसभा, एक होता है लोकसभा। गाइस, जब भी पार्लियामेंट ने अपनी लॉ बनाने की पावर एग्जीक्यूटिव को डेलीगेट करनी हो, तो पार्लियामेंट कभी मुंह से बोल के नहीं पावर देती कि मुंह से बोल दिया कि एग्जीक्यूटिव ऑर्गन आप लॉ बना लीजिए हमारे बिहार में, ऐसा नहीं होता। पार्लियामेंट को प्रॉपर एक एक्ट बनाना पड़ता है, प्रॉपर लॉ बनाना पड़ता है, जिसको बोलते हैं पेरेंट एक्ट। उस एक्ट के अंदर पार्लियामेंट अपनी लॉ बनाने की पावर डेलीगेट को, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को देती है कि आप एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी लॉ बनाइए, प्रॉपर लॉ बनाना पड़ता है। तो आपको पता है, जब लॉ बनाया जाता है तो पार्लियामेंट में प्रॉपर प्रोसीडिंग होती है। पहले एक बिल जो है वो राज्यसभा में पास होता है, बिल कौन सा, जो पावर को डेलीगेट कर रहा है, वो बिल ऑफ डेलीगेटिंग ऑफ पावर्स, फिर वो लोकसभा में जाता है। तो फिर इन दोनों में प्रॉपर प्रोसीडिंग होती है, प्रॉपर बहस होती है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मान लो राज्यसभा के कई मेंबरों को लगता है कि डेलीगेटिंग बिल सही नहीं है, तो वो अपनी असेंट नहीं देते, लोकसभा के मेंबरों को लगता है कि डेलीगेटिंग बिल सही नहीं है, तो वो असेंट देते, अर्थात प्रॉपर डिस्कशन होती है, बहस होती है, उसके बाद ही बिल आगे डेलीगेटिंग पावर दी जाती है एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को, बिल पास होता है। तो मतलब प्रोसीडिंग इन पार्लियामेंट में यही है कि प्रॉपर लोकसभा में राज्यसभा में बहस होती है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अगर यहाँ पे जो एमएलए एमपी बैठे हुए हैं, उनको अगर सही नहीं लगता वो डेलीगेटिंग बिल जो है पावर को डेलीगेट कर रहा है, उनको लगता है अगर कि जो पार्लियामेंट है वो अपने एसेंशियल फंक्शन ही एग्जीक्यूटिव को दे रही है एक्सरसाइज करने के लिए, या फिर पार्लियामेंट एक्सेसिव डेलीगेशन कर रही है, तो वो उस डेलीगेटिंग बिल को रद्द कर देते हैं, बिल को आगे बढ़ाते ही नहीं। तो प्रोसीडिंग इन पार्लियामेंट के जरिए पूरा कंट्रोल करती है पार्लियामेंट क्या पूरा कंट्रोल कर रही है डेलीगेटिंग लेजिस्लेशन के ऊपर। जो बिल पावर दे रहा था एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को लॉ बनाने के लिए, उसको पूरा प्रॉपर चेक किया जाता है, क्रॉस चेक किया जाता है कि कहीं वो एक्ट गलत तो नहीं है, कहीं ज्यादा पावर तो नहीं दी जा रही। अगर ज्यादा दी जा रही होती है तो वो बिल पास ही होता, वो एक्ट नहीं बनता, वो एग्जीक्यूटिव को पावर नहीं मिलती। पहली स्टेज तो होगी ये वाली। फिर दूसरी स्टेज में मान लो यहाँ पे प्रॉपर प्रोसीडिंग हुई और एक्ट पास हो गया मान लो, फिर दूसरा जो कंट्रोल आता है वो आता है लेइंग ऑन द टेबल। लेइंग ऑन द टेबल, लेइंग ऑन द टेबल का मतलब होता है कि जो पार्लियामेंट के टेबल है, पार्लियामेंट हाउस, राज्यसभा लोकसभा के टेबल है, उनके सामने पेश करो, यही मतलब है लेइंग ऑन द टेबल। लेइंग ऑन द टेबल मींस टू प्रोड्यूस द एवरी रूल्स रेगुलेशन बिफोर द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। आज लेइंग ऑन द टेबल में क्या होता है कि जो पार्लियामेंट है, जिसने अपनी लॉ बनाने की पावर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को दी थी, एक एक्ट के माध्यम से प्रॉपर एक्ट बनाकर एक प्रॉपर एक्ट बनाया, उसमें पावर दी गई। तो उस एक्ट में अगर पार्लियामेंट लिख देती है कि जो भी रूल रेगुलेशन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बनाए जाएंगे, जो भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी रूल रेगुलेशन बनाती है, तो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी की ये जिम्मेदारी है कि वो रूल रेगुलेशन बनाने के बाद उनको लागू करने से पहले वो हमारे हाउसेज में पेश हो, हमारे टेबल सामने पेश हो, तो फिर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को वो रूल रेगुलेशन पार्लियामेंट के हाउस के सामने पेश करने पड़ते हैं। फिर जो पार्लियामेंट के हाउस है वो देखते हैं कि रूल रेगुलेशन सही भी है गलत है, अगर सही हो तो उनको फिर आगे लागू करवा देते हैं, गलत हो तो यहीं पे कैंसिल कर देते हैं। मतलब जो लेजिस्लेचर है, जो पार्लियामेंट है, वो कंट्रोल कर रही है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को, एग्जीक्यूटिव के द्वारा बनाए गए रूल रेगुलेशन को देख रही है। पर बात याद रखना, एग्जीक्यूटिव अपने द्वारा बनाए गए रूल रेगुलेशन केवल और केवल तभी पार्लियामेंट के हाउस के सामने रखती है अगर पार्लियामेंट ने पेरेंट एक्ट में लिखा हो। ऐसा मेन जो एक्ट है पेरेंट एक्ट, जो मेन एक्ट बनाया जिसके जरिए एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को पावर दी गई, डेलीगेट की गई, उसमें अगर लिखा हो ना कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी की ड्यूटी है कि लो रूल रेगुलेशन बनाने के साथ बाद वो हमारे सामने पेश करे, तभी वो पेश करेगा। अगर नहीं लिखा है तो पेश करने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है कि लेइंग ऑन द टेबल का पर्पस क्या, मीनिंग हमें समझ आ गया पर्पस क्या है। तो इसके 2 पर्पस है। पहला पर्पस उसका ये है कि जो मेन पार्लियामेंट है वो देखे कि जो उसका एजेंट है, जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, वो एक्चुअली कैसे कैसे रूल रेगुलेशन बना रही है। इसको तभी चलेगा पता ना पार्लियामेंट को, जब इसके सामने वो बिल आएंगे, ऐसे कैसे पता चलेगा। दूसरा इसका पर्पस ये है कि अगर बिल जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लोगों के राइट्स के अगेंस्ट है, तो उसको कैंसिल भी किया जा सके, ये भी इसका एक उद्देश्य है, पर्पस है। अब बात आती है कि लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे अगर लेइंग प्रोसीजर को फॉलो ना किया जाए। अर्थात अगर पार्लियामेंट ने इनेबलिंग एक्ट या पेरेंट एक्ट में लिखा था कि जब भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी रूल रेगुलेशन बनाएगी, देन इट इज द ड्यूटी ऑफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी टू प्रोड्यूस सच रूल्स रेगुलेशन बिफोर द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज मस्ट फॉलो द लेइंग प्रोसीजर। और इस प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा। इंग्लैंड में तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में क्लियर नहीं है, पर इंडिया में ये है कि अगर पेरेंट एक्ट ने मैंडेटरी कर रखा है कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो भी रूल रेगुलेशन बनाएगी, उनको लागू करने से पहले एक बार पार्लियामेंट के सामने पेश करेगी, उनको दिखाएगी, तो दिखाना ही पड़ेगा। और अगर नहीं दिखाती है तो वो रूल रेगुलेशन जो एग्जीक्यूटिव ने बनाए हैं वो अगर डायरेक्ट लागू कर देती है तो उनकी वैलिडिटी 0 होगी, वो मान्य नहीं होंगे। नरेंद्र कुमार बसीजों ने केस में यही बात बोली है। दूसरा स्टेप क्या है, वो लेइंग ऑन द टेबल। अब मान लो
पार्लियामेंट जो अपनी लॉ मेकिंग पावर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को दे रही है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को दे रही है बाय प्रोसेस ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। पहला स्टेप क्या, प्रोसीडिंग पार्लियामेंट चलेगी, उसमें चेक बनाया जाएगा प्रॉपर, इसलिए सफल हो गया काम, तो फिर लेइंग ऑन द टेबल होगा। अर्थात एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को बोल दिया जाएगा जब भी आप रूल रेगुलेशन बनाओगे तो आपने हमारे सामने एक बार पेश करना, चेक करवाने हैं। अब मान लो ये भी उन्हें पेश करवाया, चेक करवा दिया, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो तीसरा मेंस कंट्रोल है, लेजिस्लेटिव कंट्रोल है एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के ऊपर, वो है स्क्रूटनी कमेटी। अर्थात जो पार्लियामेंट है उसने अपनी स्क्रूटनी कमेटी बना रखी है। स्क्रूटनी मतलब जांच पड़ताल करने वाली कमेटी बना रखी है। दो कमेटियां पार्लियामेंट ने बना रखी है। पार्लियामेंट के दो हाउस हैं, राज्यसभा लोकसभा, तो दो ही कमेटियां बन रखी हैं, एक राज्यसभा एक लोकसभा कमेटी। तो इन दोनों कमेटी की क्या ड्यूटी है कि जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बनी है, जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ने रूल रेगुलेशन बनाए हैं अंडर द कंसेप्ट ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, क्योंकि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को पावर डेलीगेट की है पार्लियामेंट ने, तो उनको फिर क्या करती है पार्लियामेंट जो है वो इन अथॉरिटीज को दे देती है, फिर इन कमेटी को दे देती है, लोकसभा कमेटी, राज्यसभा कमेटी। फिर लोकसभा कमेटी, राज्यसभा कमेटी के जो मेंबर है वो प्रॉपर देखते हैं, जांच पड़ताल करते हैं कि क्या सही है रूल रेगुलेशन या गलत है, जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ने बनाया लोग गलत हैं सही है। तो अगर मैं बात करूं लोकसभा कमेटी की, इसमें 15 मेंबर होते हैं, और जो 15 मेंबर है वो एक साल के लिए नॉमिनेट किए जाते हैं, इनको लोकसभा का स्पीकर नॉमिनेट करता है अपने आप। वहीं अगर मैं बात करूं राज्यसभा कमेटी की, तो राज्यसभा कमेटी जो है इसके जो मेंबर है वो 15 मेंबर, इसमें भी इसके मेंबर जो है वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा नॉमिनेट करता है। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। एक बात याद रखना कि जो ये कमेटी है, इस कमेटी का कोरम जो है वो है 1/3, अर्थात 1/3 मेंबर तो प्रेजेंट होने चाहिए, अर्थात 15/3 5 मेंबर तो प्रेजेंट होने चाहिए डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है उसको स्क्रूटनाइज करने के लिए। अब बात आती है कि जो ये दो कमेटी है इनके फंक्शन क्या है, ये कमेटी क्या देखती है? तो ये दो कमेटियों का काम पता क्या है? पहला तो ये कमेटी ये देखती है कि जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ने लॉ बनाया है क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, अगर वैलिड होगा तो उसको अलाउ करेंगी, अगर वैलिड नहीं होगा तो उसको कैंसिल कर देंगी। दूसरा ये देखती है कि जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ने लॉ बनाया है क्या वो पेरेंट एक्ट, अर्थात जो पार्लियामेंट ने मेन लॉ बनाया था पेरेंट एक्ट, इसके अंदर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को पावर दी, डेलीगेट कर दी आप लोग बनाओ, जो मेन एक्ट है उसको फॉलो करते हुए बनाया जा रहा है। जैसे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट एक मेन एक्ट है, इसके अंदर ऐसा लिखा गया है कि अगर पार्लियामेंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो रूल रेगुलेशन बना सकती है। तो जो एनवायरमेंटल वो पेरेंट एक्ट है, इसके अंदर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन हुआ है, अर्थात जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी रूल रेगुलेशन बनाने की पावर दी हुई है। आप सेक्शन 25 पढ़ना, सेक्शन 6 पढ़ना। जो पेरेंट एक्ट है या जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है वो पेरेंट एक्ट को फॉलो करते हुए बनाया गया है, कहीं पेरेंट एक्ट का वायलेशन तो नहीं कर रहा। जरिए एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को पावर दी जा रही थी लॉ बनाने की, अगर वो मेन पेरेंट एक्ट अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तब भी ये कमेटी उस डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को खत्म कर देगी। तो गाइस ये हमारा पूरा हो गया लेजिस्लेटिव कंट्रोल, क्या आपको क्या ला सकता है, लेइंग प्रोसेस आपको क्या ला सकता है छोटे में, तो हमें ध्यान रखना है। अब हम नया टॉपिक करेंगे जुडिशियल कंट्रोल के बारे में।